कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर? उससे पहले एक थॉट देखते हैं। पीपल हु आर गुड फ्रॉम हार्ट वुड ऑलवेज बी रफ इन स्पीकिंग आउट देयर फीलिंग्स बिकॉज दे कांट प्रिटेंड बट दे डू गुड व्हेन टाइम कम्स। मतलब ये है कि जो पर्सन हार्ट के अच्छे होते हैं वो मुंह फट होते हैं। जो उनकी जबान पे होता है, जो उनके दिल में होता है, बोल देते हैं। बिकॉज दे कांट प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब नाटक वो नहीं कर सकते, बट जब आपको उनकी जरूरत होती है वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो उन पर्सन्स की इज्जत करो, उन पर्सन की रेस्पेक्ट करो जो कि आपके हितैषी हैं। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे आज का न्यू चैप्टर, दैट इज ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस। सर, ईपीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, दोनों ही वर्ड हमारे लिए नए नहीं हैं क्योंकि आपने लीवरेजेस के अंदर दोनों ही करा दिए थे। तो यहाँ पे ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो है ये क्या चीज है? देखो, ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्या होता है? जब जब ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत होती है, चैप्टर का नाम है ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस। जब जब ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन फंड कहां कहां से रेज कर सकती है? नॉर्मली 3 सोर्सेज होते हैं फंड को रेज करने के। फंड को रेज करने के मेन 3 सोर्सेज होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत है तो पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि मार्केट में इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करके फंड रेज किया जा सकता है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करके पैसा रेज किया जा सकता है, फंड रेज किया जा सकता है। या फिर तीसरा तरीका है डेट्स। डेट्स में लोन भी कवर हो जाते हैं और डिबेंचर भी कवर हो जाते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कंपनी इक्विटी डिविडेंड पे कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड पे किए जाते हैं और डेट्स के लिए इंटरेस्ट पे किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस की क्या रिलेवेंसी है? देखो, जब हम लास्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना रहे थे, सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी आ गया। देखो, आपकी जो सेल्स है वो सेल्स इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आप फंड कहां से लेकर आते हो। कस्टमर आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि आप अगर इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लाए हो तो मैं आपका माल खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। कोई मतलब नहीं है उसको। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्शन करोगे तो लगेगा, प्रोडक्शन करोगे तो नहीं लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है आपने फंड कहां से रेज किया। जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको भी इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने फंड कहां से रेज किया। अगर आपकी बिल्डिंग का रेंट 1 लाख रुपए है, आपको 1 लाख पे करना पड़ेगा, चाहे आपने फंड इक्विटी से लेकर आए हो, प्रेफरेंस से लाए हो या डेट से लेकर आए हो। ये बताने के पीछे मेरा पर्पज ये है, फंड कहां से लेकर आए इस पे मेरा ईबीआईटी डिपेंड नहीं करता। मेरा ईबीआईटी बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, चाहे मैं पैसा इक्विटी से लाऊं, चाहे प्रेफरेंस से, चाहे डेट से। लेकिन ईबीआईटी से लेकर मेरा ये जो ईपीएस है
ईबीआईटी में से आप माइनस करते हो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि डेट्स होगा। उसके बाद आप टैक्स माइनस करते हो। टैक्स डिपेंड करेगा अर्निंग बिफोर टैक्स पे, और अर्निंग बिफोर टैक्स डिपेंड करेगा इंटरेस्ट के अमाउंट पे। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, जिसको आप जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करते हो तो ईपीएस आता है। आई होप आप सबको स्टेटमेंट ऑफ इनकम याद होगा। अगर नहीं भी है तो मैं यहां पे एक बार फिर से स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम मैं फिर से यहां पे एक बार बना देता हूं। अगर आपको याद होना चाहिए, वैसे तो नहीं है तो गलत बात है, बट फिर भी एक बार मैं बना देता हूं। पर्टिकुलर्स, और एक बार मैं यहां पे दो कॉलम कंसीडर कर रहा हूं, ये ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मैंने इसलिए लिए हैं कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हमसे नॉर्मली डिसीजन पूछा जाता है कि फंड मैं रेज कहां से करूं, और नॉर्मली हमारे पास कम से कम दो ऑप्शन होते हैं कि मैं ऑप्शन 1 से पैसा रेज करूं या फिर ऑप्शन 2 से फंड रेज करूं। यहां पे हमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की जरूरत नहीं होती। तो हमारा ये स्टेटमेंट नॉर्मली ईबीआईटी से स्टार्ट होता है। ईबीआईटी इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता आप ऑप्शन 1 से पैसा लेकर आओगे या ऑप्शन 2 से। ईबीआईटी की फिगर दोनों ऑप्शन में सेम होगी हमेशा। ईबीआईटी में से आप माइनस क्या किया करते थे? सर इंटरेस्ट माइनस किया करते थे। इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, और इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट डिपेंड करेगा डेट्स के अमाउंट पे। डेट्स कम है, कम इंटरेस्ट, ज्यादा है, ज्यादा इंटरेस्ट, डेट्स नहीं है, नो इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए तो आप अर्निंग बिफोर टैक्स पे पहुंच जाते थे। अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करते हो आप टैक्स। टैक्स किस पे डिपेंड करेगा? ईबीटी पे। ईबीटी पे किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरेस्ट के अमाउंट पे। टैक्स जब माइनस हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स में से, ये आ जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू किए हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना है। जब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाता है तो आपको मिल जाता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब अब जो अर्निंग बच गई वो किसके लिए बच गई? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच गई। और अगर इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दिया जाए तो हम कहां पे पहुंच जाते हैं? हमें मिल जाता है हमारा अर्निंग पर शेयर। यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, हमें मिल जाता है हमारा अर्निंग पर शेयर। ईबीआईटी से ईपीएस तक की कहानी ये होती है। अब अगर आप पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करके लाओगे तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अफेक्ट होंगे, अकॉर्डिंगली आपका ईपीएस अफेक्ट होगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करके पैसा लेकर आओगे तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड अफेक्ट होगा, अकॉर्डिंगली आपका ईपीएस अफेक्ट होगा। अगर आप डेट इश्यू करके पैसा लेकर आओगे तो आपका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, अकॉर्डिंगली आपका ईपीएस अफेक्ट होगा। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर और ईबीआईटी के बीच में जो रिलेशन है उसमें एक्चुअल में हम क्या शो करना चाहते हैं कि मैं फंड कहां से रेज करूंगा, उसकी वजह से ईपीएस पे इंपैक्ट आएगा। उसकी वजह से ईपीएस पे इंपैक्ट आएगा। ईपीएस इज द अर्निंग पर शेयर। अब आप खुद सोच के देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन
अपने अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमम चाहती होगी कि मिनिमम चाहती होगी? सर ऑफ कोर्स अर्निंग है, और अर्निंग तो हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम ही चाहेगी, कम तो कोई भी नहीं चाहता। तो होता क्या है ईबीआई टीपीएस एनालिसिस में, हमारे पास होंगे 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस, और हमें उसमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाकर ईपीएस कैलकुलेट करना है, और जिस ऑप्शन में ईपीएस ज्यादा होगा उस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करते हुए चलना है कि यहां से हमें पैसा रेज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सिंगल सिंगल ही ऑप्शन गिवन हो, आपको कॉम्बिनेशन भी गिवन हो सकता है कि अगर आपको 20 लाख रुपीस की जरूरत है, से एग्जांपल, अगर आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि 20 लाख सारा का सारा इक्विटी शेयर कैपिटल से लेकर आओ। 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल से, 5 लाख प्रेफरेंस से, 5 लाख डेट से, इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। तो लिखेंगे when organization requires fund, there are various options, for raising the fund, and these options may be, और ये ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ये ऑप्शन हो सकते हैं, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आप इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करके फंड लेकर आओ। सेकंड ऑप्शन हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करके फंड रेज करो। तीसरा ऑप्शन हो सकता है डेट्स के अंदर मैं बात करूं, लोन्स भी कवर्ड है और डिबेंचर्स भी कवर्ड है। अगर आप लोन लेकर आते हो तो भी इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर इश्यू करते हो तो भी आपको इंटरेस्ट ही पे करना है। और चौथा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव सोर्सेस, ये जो आपको ऊपर 3 सोर्सेस बताए हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट्स, इनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि 10 लाख यहां से, 5 लाख यहां से, 5 लाख यहां से। These all sources will affect company's अर्निंग पर शेयर। चाहे आप पैसा कहीं से भी लेकर आओ, ये कंपनी के अर्निंग पर शेयर को अफेक्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा। द इन्वेस्टर नहीं, द कंपनी should raise the required fund from the option in which there will be maximum EPS, मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर। बात सिंपल सी ये है कि कंपनी को जब फंड की जरूरत होती है तो कंपनी के सामने हो सकते हैं कई ऑप्शन फंड को रेज करने के। तो हमें क्या करना है, हमें बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और बेस्ट ऑप्शन वो है जहां पे अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिखाई देगा। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना है,
और स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाकर हर एक ऑप्शन में ईपीएस कैलकुलेट करना है। जिस ऑप्शन में ईपीएस मैक्सिमम होगा उसी को हमें सिलेक्ट करना है। हेडिंग पुट करो, चैप्टर का नाम लिखो। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। चैप्टर नंबर की अगर आप बात करो, आपको आपके नोट्स में ये चैप्टर नंबर 5A मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 5A मिल जाएगा आपके नोट्स में। चैप्टर का नाम है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। फर्स्ट स्लाइड में आपको केवल चैप्टर का नाम ही कॉपी करना है। इसके बाद आपको स्लाइड कॉपी करनी है दिस वन। ये वाली स्लाइड पहले थ्योरी स्लाइड कॉपी करो, के बाद स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी कॉपी करना। इस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम करेंगे इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आ जाओ अपने नोट्स पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हम उसका आंसर इजीली फ्रेम कर सकें। ए कंपनी नीड्स ₹12 lakh फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री। एक कंपनी एक नई फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाह रही है, एक नई फैक्ट्री लगाना चाह रही है, एक नई फैक्ट्री ओपन करना चाह रही है, और उसके लिए इनको जरूरत है 12 लाख रुपए की। तो सबसे पहले तो रिक्वायर्ड फंड आपको पता चल गया। आपको रिक्वायर्ड फंड है 12 लाख रुपीज, विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न एन ईबीआईटी ऑफ ₹2 लाख पर एनम। और इस 12 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके आप कमाने की एक्सपेक्टेशन रखते हो यहां से 2 लाख रुपए का हर साल ईबीआईटी भी पता चल गया। द कंपनी हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अर्निंग पर शेयर। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमम करना। नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी हमें पता है कि हमारा टारगेट है अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमम करना। पैसा कहां से लाऊं, दिस इज द मेन इश्यू। इट इज कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स। एक तो इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं, प्लस रेजिंग ए डेट, साथ में डेट रेज कर सकते हैं। एक तो इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं, प्लस रेजिंग ए डेट रेज कर सकते हैं। कितना डेट रेज कर सकते हैं, 2 लाख रुपए का। आपको जरूरत है 12 लाख रुपए की। अगर डेट रेज करोगे 2 लाख का तो इश्यू करना पड़ेगा इक्विटी शेयर बचा हुआ 10 लाख, या फिर डेट रेज करोगे 6 लाख का। आपको जरूरत है 12 लाख रुपए की। अगर 6 लाख का लोन ले आओगे तो 6 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, या फिर डेट रेज करोगे 10 लाख का तो बचा हुआ 2 लाख आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे। तो 3 ऑप्शन बन गए, 2 लाख का डेट तो 10 लाख का इक्विटी, 6 लाख का डेट
6 लाख का इक्विटी, 10 लाख का डेट, 2 लाख का इक्विटी। ये 3 ऑप्शन है आपके पास फंड को रेज करने के। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹40। शेयर का जो प्राइस है वो अभी 40 रुपए है, लेकिन विल ड्रॉप टू ₹25, लेकिन ये 25 रुपए हो जाएगा। कब? इफ द बोरोविंग एक्सीड 7,50,000। अगर आपकी बोरोविंग 7.5 लाख रुपए से एक्सीड करेगी, वो केवल और केवल एक ऑप्शन जब आप 10 लाख रुपए का डेट रेज करोगे तब करेगी। तो उस सिचुएशन में आपके शेयर का प्राइस मार्केट में 25 रुपए दिखेगा। एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, बोरोविंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट, इज इंडिकेटेड एज अंडर। जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, इनकम टैक्स में स्लैब रेट होते हैं कि इतनी इनकम पे ये टैक्स, यहां से यहां तक ये टैक्स। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास कॉस्ट ऑफ बोरोविंग गिवन है। कहते हैं 2.5 लाख रुपए तक तो आपको 10% का रेट पे करना है, 2.5 लाख से 6.25 तक आपको 14% पे करना है, और 6,25,000 से 10 लाख तक आपको 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। अज्यूमिंग द टैक्स का रेट है 50%, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट ईपीएस अंडर डिफरेंट ऑप्शंस। और ऑप्शंस कितने हैं सर? 3 ऑप्शन हैं। 2 लाख का डेट प्लस 10 लाख का इक्विटी, 6 लाख डेट प्लस 6 लाख इक्विटी, 10 लाख डेट प्लस 2 लाख इक्विटी। तो इसके लिए हमें बनाना तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम ही है, और अगर 3 ऑप्शन है तो 4 कॉलम में आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनेगा। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। 3 ऑप्शंस में एनालाइज कर पाया क्वेश्चन में, तो 4 कॉलम में आपका ये स्टेटमेंट बनेगा। पर्टिकुलर्स, कई बार देखो क्वेश्चन में ऑप्शंस के नाम होते हैं ABC 1 2 3 इस तरीके से। अगर नहीं हो तो आप उनको कुछ ना कुछ नाम दे देना। लाइक मैं यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दे देता हूँ। आप चाहो तो इसको कोई ABC 1 2 3 कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करना चाहूंगा कि ये 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन ने कहा था हमें 12 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें हम इश्यू करेंगे इक्विटी शेयर प्लस डेट, प्लस डेट। और डेट की जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में गिवन है। एक तो आप डेट्स लेकर आओगे, मतलब इश्यू करोगे डेट, और दूसरा इक्विटी शेयर इश्यू करोगे। लोन लेंगे और इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। और हमारी नीड क्या है सर? हमारी नीड है 12 लाख रुपए की, जो कि क्वेश्चन की पहली ही लाइन में बता दिया गया था कि हमारी नीड है 12 लाख रुपए की। और इस 12 लाख रुपए को रेज करने के लिए आपके पास इक्विटी और डेट का ऑप्शन है। डेट के 3 ऑप्शन है, 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख। 2 लाख, 6 लाख एंड 10 लाख। सिंपल सी बात है, अगर 2 लाख डेट होगा, टोटल 12 लाख चाहिए, बचा हुआ 10 लाख का इक्विटी। सर आपको कैसे पता कि बचा हुआ इक्विटी? क्वेश्चन ने कहा हुआ है इक्विटी शेयर प्लस डेट, तो जितना डेट है ठीक है, बाकी बचा हुआ आपको इक्विटी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे 6 लाख रुपए का डेट, वो 6 लाख का डेट तो 6 लाख का इक्विटी, 10 लाख का डेट है तो 2 लाख के इक्विटी से बात बन जाएगी। ये 3 प्लान है आपके। इन 3 प्लान्स में हमें ईपीएस एनालाइज करना है। सबसे पहले आप कंसीडर करोगे ईबीआईटी। ये बिल्कुल अलग फिगर हो गई। ये प्लान्स आपने डिफाइन कर दिए कि सर ये प्लान्स हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ईबीआईटी। क्वेश्चन ने कहा ईबीआईटी 2 लाख रुपए का जनरेट होगा, ठीक है। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं ईबीआईटी हर एक ऑप्शन में
सेम रहेगा, EBIT हर एक ऑप्शन में सेम रहेगा। कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं है आप पैसा कहां से लेकर आए। EBIT में से माइनस होगा इंटरेस्ट, EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट के लिए यहां पे स्लैब्स गिवन है, कहते हैं 2.5 लाख रुपए तक 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो ऑप्शन है, इसमें तो 2.5 लाख से कम ही है, 2 लाख ही है। तो इसका मतलब यहां पे तो सिंपल 2 लाख रुपए का डेट होगा और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये 20,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में आपका 6 लाख रुपए का डेट है, तो इन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए तक तो 10%। तो पहले 2.5 लाख रुपए तक तो 10%, 2,50,000 का तो 10%, प्लस टोटल डेट है 6 लाख की, 2.5 लाख निकाल दो इसमें से, बच गया नेक्स्ट 3.5 लाख रुपए। तो उस 3.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट का रेट होगा, नेक्स्ट स्लैब कहते हैं 6.25 तक अब 14% चलेगा। मेरा तो 6 लाख ही है, तो इस पे ये 14% लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 74,000। 25,000 एक हो गया और बैलेंस ये हो गया 49,000, 74,000 रुपए आपका इंटरेस्ट होगा। और थर्ड ऑप्शन में 10 लाख रुपए का डेट है, पहले 2.5 लाख पे तो 10% प्लस 2.5 से 6.25, 2.5 से 6.25 का डिफरेंस होता है 375। तो उस 375 पे 14%, 14% हमारा डेट है 10 लाख तक और 6.25 से 10 लाख, 6.25 से 10 लाख होता है 375 और इस पे करना है 16%। तो नेक्स्ट एंड लास्ट 375 पे 16%, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 375 का 16%, 375 का 16%, 375 का ही 14% और 25,000 तो 25,000 है ही, ये आ जाएगा 137,500। जब आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे अर्निंग बिफोर टैक्स पे। पहले ऑप्शन में 2 लाख में से 20,000 इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 1,80,000 रुपए का EBT। सेकंड ऑप्शन में 2 लाख में से 74,000 माइनस करेंगे तो 1,26,000 का EBIT। और थर्ड ऑप्शन में 2 लाख में से 1,37,500 माइनस कर दोगे तो 62,500 विल बी EBT। तो ये हमें EBT की अमाउंट पता चल गई। EBT में से आप माइनस करते हो टैक्स। एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट अप्लाई करना है अपने को 50%। 1,80,000 का 50% 90,000, 126 का 50% 63,000, 62,500 का 50% 31,250। EBT में से टैक्स माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। सेम फिगर जो टैक्स की थी वही आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स की भी होगी। जब भी टैक्स का रेट 50% होता है, जो टैक्स की अमाउंट होगी वही अर्निंग आफ्टर टैक्स की अमाउंट भी होगी। पूरे क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रेफरेंस नहीं था, तो जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है वही आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी होगा। तो इसी को डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। पहले ऑप्शन में आप 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इश्यू करोगे और अभी शेयर का जो प्राइस है वो 40 है। एक और प्राइस है 25, लेकिन वो 25 तब अप्लाई होगा जब आपका डेट
7.5 लाख से एक्सीड करेगा। पहले केस में तो डेट 2 लाख ही है, तो शेयर का प्राइस 40 दिखेगा। तो आप 10 लाख रुपए के शेयर इश्यू कर रहे हो, मतलब आपको चाहिए 10 लाख रुपए। एक शेयर बिकेगा 40 रुपए में, तो आपको कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे? आपको 25,000 शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन में आप 6 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इश्यू करोगे, यहां पे भी डेट 750 को एक्सीड नहीं कर रही, तो शेयर का प्राइस 40 ही रहेगा। तो 6 लाख डिवाइड बाई 40, अगर आपको 6 लाख रुपए लेकर आने हैं, एक शेयर 40 का 15,000 शेयर इश्यू कर दो। और तीसरे ऑप्शन में आपका डेट्स हो गया 10 लाख, जो कि 750 से एक्सीड कर गया। और क्वेश्चन है का जब बोरोविंग एक्सीड करेगी 750 से, तो शेयर का प्राइस होगा 25 रुपए। एक शेयर जाएगा 25 रुपए में, हमें इश्यू करने हैं 2 लाख रुपए के शेयर। तो अगर एक शेयर 25 रुपए का 2 लाख के लिए अपने को इश्यू करने पड़ेंगे 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स ईएटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दोगे, आपको ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा। दैट विल कम फर्स्ट केस में 3.6 पर शेयर, ये ऑफ कोर्स रुपी टर्म्स में होता है। 63,000 डिवाइडेड बाई 15,000 4.2 पर शेयर, एंड 31,250 डिवाइडेड बाई 8,000 3.91। ये आपके अर्निंग पर शेयर आ गए। क्वेश्चन ने वैसे तो पूछा नहीं है कि हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो अर्निंग पर शेयर जहां हाईएस्ट होता है दैट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, और वो दिखाई दे रहा है मुझे सेकंड ऑप्शन में। मतलब यहां पे अगर आपको डिसीजन देना हो तो आप कहोगे सर हमें जो 12 लाख रुपए की जरूरत है, 6 लाख रुपए का डेट ले आएंगे, लोन ले लेंगे और 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे, तो हमारा इस केस में अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होगा। इस तरीके से हमें ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एनालाइज करना है। फॉर्मेट वही है स्टेटमेंट ऑफ इनकम का, एक तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हो न्यू देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन विद लीवरेजेस। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1, और ये जो 2 स्लाइड्स है आंसर नंबर 1 की, इसको आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम में काफी सालों पहले 2007 में एसओएल में पूछा गया था। एक्सटर्नल मतलब एसओएल में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एबीसी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू सेटअप ए प्लांट। कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की, ताकि आपको आइडिया लगे थोड़ा सा कि क्या आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एबीसी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू सेटअप ए प्लांट कॉस्टिंग ₹10 लाख। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो एक प्लांट सेटअप करना चाह रही है, जिसके लिए खर्चा लगेगा 10 लाख रुपए का। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्लांट विल जनरेट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दो चाहे ईबीआईटी कह दो, एक ही बात है, एट द रेट ऑफ 20%। तो 10 लाख रुपए का 20% 2 लाख रुपए आपका ईबीआईटी होगा। अब ये पैसा लाए कहां से 10 लाख रुपए? देयर आर द फॉलोइंग 4 प्लान्स हैड बीन शॉर्टलिस्टेड टू रेज द रिक्वायर्ड फंड। और ये 10 लाख रुपए लाने के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, 4 प्लान्स हैं। पहला प्लान सिंपल है, कहते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर देते हैं। 10 रुपए का एक शेयर होगा तो 1 लाख शेयर इश्यू करोगे, 10-10 रुपए वाले 10 लाख रुपए आ जाएंगे। पहले ऑप्शन में आप केवल और केवल इक्विटी शेयर इश्यू करोगे। सेकंड ऑप्शन, इश्यू कर देते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। कहते हैं 10 लाख रुपए की जो जरूरत है उसमें 3 लाख रुपए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर देते हैं, 12% उसका रेट ऑफ डिविडेंड होगा, बच गया 7 लाख। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 7 लाख, बचा हुआ 7 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इश्यू कर देते हैं एज इन वन अबव। वन में था एक शेयर 10 रुपए का, तो ठीक है 10-10 रुपए के हिसाब से 7 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू कर देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन एक कॉम्बो है, मिक्सअप है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का। तीसरा ऑप्शन, कहते हैं 10% डेट ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं जिसपे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देंगे, बच गया 6 लाख रुपए। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर देंगे, बचा हुआ 6 लाख रुपए का एज इन वन अबव का मतलब 10 रुपए का एक शेयर होगा। और चौथा ऑप्शन है मिक्सअप इश्यू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। 2 लाख रुपए की तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर देते हैं, 12% का रेट ऑफ डिविडेंड, 10% डेट ऑफ 3 लाख, 3 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 प्रेफरेंस शेयर से आ जाएंगे, 3 लाख डेट से आ जाएगा, बच गया 5 लाख। एंड बैलेंस मतलब 5 लाख बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एज इन वन अबव। 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर देते हैं 10 रुपए के हिसाब से। 4 प्लान है, पहला प्लान है केवल इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस प्लस इक्विटी, तीसरा डेट प्लस इक्विटी, चौथा प्रेफरेंस प्लस डेट प्लस इक्विटी। क्वेश्चन क्या चाहता है? फाइंड आउट ईपीएस इन ऑल दिस सिचुएशन। चारों प्लान में अपने को अर्निंग पर शेयर निकालना है। गिवन दैट द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी, 40% का टैक्स रेट अप्लाई करना है। क्वेश्चन जानना चाहता है विच ऑप्शन शुड बी प्रेफर्ड बाय द कंपनी, कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे? वो ऑप्शन जिसमें अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट होगा। और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। कितने कॉलम में? सर 4 तो प्लान ही है, तो 5 कॉलम में आपको ये स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम 5 कॉलम में, एक पर्टिकुलर्स और उसके बाद 4 प्लान्स है। प्लान के कोई नाम तो नहीं है बट ये पॉइंट वाइज गिवन है 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे पॉइंट सी लिख देता हूँ। 1 फर्स्ट प्लान हो जाएगा, 2 में सेकंड प्लान आ जाएगा, 3 में थर्ड प्लान आ जाएगा और फोर्थ में फोर्थ प्लान आ जाएगा। सबसे पहले आप कंसीडर करते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज ईबीआईटी। ईबीआईटी की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दो, ईबीआईटी कह दो, एक ही बात है। 20%, तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो उसका 20% 2 लाख रुपए का ईबीआईटी आपको मिलेगा। कैलकुलेशन भी शो कर देता हूं यहां पे। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 20% का रेट
ऑफ प्रॉफिट 2 लाख रुपए आपका EBIT होगा। पहले भी मैं बोल चुका हूं EBIT जो है वो हर एक प्लान में सेम रहेगा। EBIT में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। एज पर फर्स्ट प्लान आप केवल इक्विटी शेयर इश्यू करोगे। एज पर सेकंड प्लान आप प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर इश्यू करोगे। पहले और दूसरे प्लान में तो डेट है ही नहीं, डेट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। थर्ड प्लान में आप कह रहे हो 4 लाख रुपए का डेट इश्यू करोगे, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 4 लाख का 10%, 40,000 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना है। थर्ड प्लान में आपको 40,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है। और फोर्थ प्लान में आप कह रहे हो डेट इश्यू करोगे 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख का 10%, 30,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 30,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग बिफोर टैक्स पे। अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1,60,000 और 1,70,000। EBT में से माइनस करेंगे टैक्स। एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट आपको अप्लाई करना है 40%। टैक्स का रेट अप्लाई करना है 40%। 2 लाख रुपए का 40%, 80,000। यहां पे भी 80,000, ये आ जाएगा 64,000 और ये आ जाएगा 68,000। EBT में से टैक्स माइनस हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। दैट विल कम 1,20,000, 1,20,000, ये हो जाएगा 96,000 और ये हो जाएगा आपका 98,000, नहीं 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000। EAT में से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि मुझे कुछ प्लान्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिखाई दे रहा था। फर्स्ट प्लान तो केवल इक्विटी शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होगा, बट सेकंड प्लान में आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे 3 लाख का, रेट है 12%, तो 3 लाख का 12%, 36,000 आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। 3 लाख रुपए का 12%, 36,000 आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। थर्ड प्लान में अगर देखें तो थर्ड प्लान में प्रेफरेंस नहीं है। फोर्थ प्लान में 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस, 12% का रेट, तो 2 लाख का 12%। फोर्थ प्लान में 2 लाख का 12%, 24,000 रुपए आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जब आप EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा? फर्स्ट प्लान में इट विल बी 1,20,000, सेकेंड प्लान में 120 माइनस 36, 84,000। थर्ड प्लान में इट विल बी 96,000 एज इट इज, और फोर्थ प्लान में इट विल बी 1,02,000 माइनस 24,000, दैट विल बी 78,000। क्या आ गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। EPS के लिए इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें
तो पहले ऑप्शन में आप 1,00,000 रुपए के इश्यू करोगे, 1,00,000 शेयर 10 रुपए वाले 1,00,000 शेयर इश्यू करोगे। पहले ऑप्शन में 1,00,000 शेयर इश्यू करेंगे, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स ही हैं। दूसरे ऑप्शन में 7,00,000 रुपए के शेयर इश्यू करोगे, एक शेयर 10 रुपए का। अगर आप 7,00,000 रुपए के शेयर इश्यू करोगे, एक शेयर 10 रुपए का, तो 70,000 शेयर्स आपको इश्यू करने पड़ेंगे। थर्ड ऑप्शन में आप 6,00,000 रुपए के शेयर इश्यू करोगे, एक शेयर 10 रुपए का, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10, आपको 60,000 शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। और फोर्थ प्लान में आप इश्यू करेंगे बैलेंस। बैलेंस क्या था? 2 लाख का प्रेफरेंस, 3 लाख का डेट, तो 5 लाख तो ये हो गया। टोटल जरूरत थी 10 लाख की, तो बैलेंस 5 लाख रुपए के आप शेयर इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर है 10 रुपए का, 50,000 शेयर्स आप इश्यू करोगे। 50,000 शेयर्स आप इश्यू करोगे। अकॉर्डिंगली हम पहुंच जाएंगे अपने अर्निंग पर शेयर पे। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 1 लाख 1.2, 84,000 डिवाइडेड बाई 70,000, ये भी 1.2, 96,000 डिवाइडेड बाई 60,000, दैट विल बी 1.6, और लास्ट है आपका 78,000 डिवाइड बाई 50,000, 1.56। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे जहां पे अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हम ऑप्शन 3 सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहां पे डिसीजन दे सकते हैं ऑप्शन 3 शुड बी प्रेफर्ड। ऑप्शन 3 should be preferred due to highest earning per share, हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर। तो ऑप्शन 3 हम सिलेक्ट करेंगे, कारण है ईपीएस यहां पे सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। सिमिलर क्वेश्चन ही था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस वहां पे थोड़ा सा डेट इक्विटी देने का तरीका अलग था, यहाँ पे अलग है। वहां पे 3 प्लान बन रहे थे, यहाँ पे 4 प्लान बन रहे हैं। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग थे, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 के कंपैरिजन में तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखो एडिशन करेंगे, इसमें इसी टॉपिक में एडिशन करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो अर्निंग और प्राइस के बीच में रिलेशन को इंडिकेट करता है, और शॉर्ट में इसको पीई रेशियो बोला जाता है। पी इज द प्राइस, ई इज द अर्निंग, प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। अर्निंग और प्राइस के रिलेशन को इंडिकेट करता है कि हम कितना अर्निंग पर शेयर कमा रहे हैं, तो मार्केट में प्राइस पर शेयर क्या चल रहा है। अब नो डाउट एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहती है कि उसका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो, लेकिन
एक ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग पर शेयर के साथ साथ ये भी चाहती है कि उसके शेयर का मार्केट में प्राइस भी ज्यादा से ज्यादा हो। एक कंपनी ईपीएस तो मैक्सिमम करना चाहती ही है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर का मार्केट प्राइस भी हाईएस्ट करना चाहती है, क्योंकि अगर अर्निंग ज्यादा हो, फायदा है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा हो तो भी तो ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा है। सर कैसे? अगर एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, उसके शेयर का प्राइस 20 रुपए है, तो उस कंपनी की वर्थ है 1 लाख इंटू 20 लाख रुपए। लेकिन अगर वो शेयर का प्राइस बढ़ के 50 हो गया, तो कंपनी की वर्थ, कंपनी की वैल्यू 1 लाख इंटू 50 हो गई। तो मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कई बार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, बट हमारे पास क्वेश्चन में पीई रेशियो भी गिवन होगा। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है, इफ पीई रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन हो, देन डिसीजन मतलब जो हम ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्शन should be made on the basis of market price per share। अगर आपके पास क्वेश्चन में पीई रेशियो नहीं है तो अर्निंग पर शेयर निकालो, जिस ऑप्शन का अर्निंग पर शेयर होगा उसी को हमें प्रेफर करना है। लेकिन अगर आपके पास गिवन है पीई रेशियो, तो फिर मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो, और जिस ऑप्शन का मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होगा उस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। द ऑप्शन विद हाईएस्ट मार्केट प्राइस the option with highest market price per share should be adopted या should be selected। जिस ऑप्शन में मार्केट प्राइस पर शेयर आपको हाईएस्ट दिखेगा उसी ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करके चलना है। सर मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? तो मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है, मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू, आप अर्निंग पर शेयर जैसे कैलकुलेट कर रहे हो वैसे कैलकुलेट करना है, बस उस ईपीएस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है पीई रेशियो से, तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। जैसे ही आप अर्निंग पर शेयर को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पीई रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि अर्निंग के कंपैरिजन में आपका मार्केट प्राइस कितना गुना होगा, तो इसी के अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है, तो ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो पीई रेशियो से, आपको पता चल जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर। जैसे ही आपको मार्केट प्राइस पर शेयर पता चल जाएगा, वैसे ही आप डिसीजन दे पाओगे कौन सा ऑप्शन बेटर है। हेडिंग पुट करो पीई रेशियो, और ये स्लाइड आपने कॉपी करनी है। इस पे क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंदी भी है और अच्छी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3,
ए कंपनी desires to take up a capital project under its expansion program. बिजनेस अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब बिजनेस पहले से भी है इनका, उसको अब बढ़ाना चाह रहे हैं. इन्वॉल्विंग एन आउटले और इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख, 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं. तो इसका मतलब अपने को जरूरत है 20 लाख रुपए की. इफ इट इज फाइनेंस्ड थ्रू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैरिंग 14% इंटरेस्ट रेट. एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डिबेंचर इश्यू कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 14%. अगर आप डिबेंचर इश्यू करोगे 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इस सिचुएशन में प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 12 टाइम्स. आपको प्राइस अर्निंग रेशियो 12 टाइम्स दिखाई देगा. दूसरा, हाउएवर इफ इट इज फाइनेंस थ्रू इक्विटी कैपिटल इश्यू. दूसरा आपके पास ऑप्शन यह है कि आप इक्विटी शेयर इश्यू करो एट प्रीमियम ऑफ ₹30, जो भी फेस वैल्यू होगी उसमें 30 रुपए का प्रीमियम ऐड करके. देन द प्राइस अर्निंग रेशियो 14 टाइम्स होगा. दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेंचर इश्यू कर दो या फिर इक्विटी शेयर इश्यू कर दो 30 रुपए प्रीमियम पे. डिबेंचर इश्यू करोगे तो पीई होगा 12, अगर इक्विटी से पैसा लाओगे तो पीई होगा 14. दिस एक्सपेंशन प्रोग्राम इज लाइकली टू एनहांस मतलब इंक्रीज फर्म्स सेल्स बाय ₹12 लाख. जब आप एक्सपेंशन करोगे बिजनेस का तो आपकी सेल्स 12 लाख रुपए से बढ़ जाएगी. ए ईयर विद ए रिटर्न ऑफ 15% ऑन दीज एडिशनल सेल्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और इस 12 लाख रुपए की एडिशनल सेल पे आपको 15% का ईबीआईटी मिलेगा. 12 लाख रुपए का 15%, 1,80,000 रुपए का आपका ईबीआईटी बढ़ जाएगा. 12 लाख की सेल बढ़ जाएगी तो 1,80,000 का आपका एडिशनल ईबीआईटी जनरेट होगा एडिशनल सेल्स पे. ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि ये एडिशनली बात कर रहे हैं, मतलब पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में क्या फर्क है. पहले और दूसरे क्वेश्चन में एक्सपेंशन नहीं था, आप एक नई फैक्ट्री नया प्लांट लगाना चाह रहे थे, बट यहां पे आपका बिजनेस पहले से है और आप उसमें एक्सपेंशन करना चाह रहे हो. ठीक है, ध्यान देना. फर्म्स की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ इस तरीके से है. फर्म की अभी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ऐसे है, कंपनी के पास टोटल डेट है पहले से ही 8 लाख के 10% के रेट पे. मतलब ये डेटा तो आप अलग मान लो एक बार. ये कंपनी की अभी फाइनेंशियल पोजीशन है कि कंपनी के पास 8 लाख की डेट पहले से है. 10% के हिसाब से कंपनी पहले से ही 80,000 का इंटरेस्ट पे कर रही होगी. इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख का, 10 रुपए का एक शेयर. रिटेन्ड अर्निंग है 12 लाख का. तो इन तीनों का टोटल करके 40 लाख रुपए का कंपनी के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड शो कर रही है बैलेंस शीट में. प्रेजेंटली कंपनी 1,20,00,000 की सेल कर रही है. खर्चे हो जाते हैं 1,07,20,000 के. तो ईबीआईटी कंपनी का अभी 12,80,000 चल रहा है. इंटरेस्ट की मैं बात करूं, मैंने एनालाइज करवाया कि कंपनी 8 लाख पे 10% 80,000 का इंटरेस्ट पे कर रही होगी. तो ईबीटी चल रहा था कंपनी का 12 लाख. कंपनी इस पे 40% का टैक्स अप्लाई कर देती थी, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कंपनी का 7,20,000 चल रहा था. ये चल रहा था. लेकिन ये तो है प्रेजेंट, और ये कहते हैं अगर हम फंड रेज करें कितना, 20 लाख का, तो उस सिचुएशन में ये कहानी होगी. तो हमें ये बताना है यहां पे कि कौन से ऑप्शन से हमें फंड रेज करना चाहिए. रिक्वायरमेंट यहां पे मिसिंग है, लिखना चाहो तो लिख लो. विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड फॉर एक्सपेंशन. तो एक्सपेंशन के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए.
देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैंने निगाह डाल ली पीई रेशियो पे। अगर क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है तो उस सिचुएशन में मुझे मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पर डिसीजन देना है, लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर भी तो अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड करता है। और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या किया करते हो सर, हमें तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना आता है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3 और हम अपना ट्रेडिशनल वर्क स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाएंगे। हम हैं अपनी आदत से मजबूर और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम जो हमारी आदत है बनाने की। ऑप्शन तो दो ही हैं, या तो डिबेंचर से फंड लाओगे या इक्विटी से। तो कॉलम बनेंगे 3, एक पर्टिकुलर्स, एक डिबेंचर्स और एक इक्विटी। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ईबीआईटी। ध्यान देना, ध्यान देना, कंपनी का अभी ईबीआईटी चल रहा है 12,80,000। तो जब भी आपके पास कंपनी का एग्जिस्टिंग डेटा हो और एक्सपेंशन की बात चल रही हो तो ध्यान देना, आपको हर चीज प्रेजेंट भी कंसीडर करनी है। सर जो ईबीआईटी है 12,80,000 का, वो तो होगा ही ना। अगर मैं ये फंड रेज ना भी करूं तो भी ये 12,80,000 तो होगा ही, कोई इश्यू है ही नहीं। प्रेजेंट के साथ प्रपोज्ड लेना है आपने। अगर आप फंड लेकर आते हो तो कितना फंड लेकर आओगे? एज पर क्वेश्चन आप फंड लेकर आओगे 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का फंड आप लेकर आओगे, लेकिन इस फंड को जब लेकर आओगे तो इन्होंने कहा 12 लाख की हमारी सेल बढ़ जाएगी और इस 12 लाख की सेल पे 15% का ईबीआईटी मिलेगा। इसका मतलब 12 लाख रुपए की एडिशनल सेल होगी, इसका 15% 1,80,000 का आपको एडिशनल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो ईबीआईटी दोनों को ऐड करके सीधा सीधा भी लिख सकते हो, 12,80,000 प्लस 1,80,000 14,60,000। चाहो तो इस तरीके से शो कर सकते हो। शो मैंने इसलिए किया है ताकि आपको चीज ज्यादा समझ आए। बाकी एग्जाम में आप सीधा सीधा 14,60,000 भी लिख सकते हो। ईबीआईटी में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। प्रेजेंटली जो डेटा गिवन था उसमें कंपनी पहले से ही 80,000 रुपए का इंटरेस्ट तो पे कर ही रही है, तो ये 80,000 का इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। चाहे आप पैसा कहीं से भी लेकर आना नया वाला, जो पुराना लोन लिया हुआ है उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हो तो पहला ऑप्शन है कि मैं डिबेंचर इश्यू करूंगा। अगर आप डिबेंचर इश्यू करोगे 20 लाख के, 14% उस पर इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको 20 लाख रुपए का 14% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 2,80,000 का। लेकिन अगर आप ये 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो प्रपोज्ड इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है। आप पहुंच जाएंगे अर्निंग बिफोर टैक्स पे, अर्निंग बिफोर टैक्स पे 14,60,000 माइनस 80,000 माइनस 2,80,000, दैट विल कम 11 लाख और ये होगा 13,80,000। ईबीटी में से माइनस करोगे टैक्स। एज पर स्टेटमेंट जो मैंने देखा वहां से मुझे आइडिया लग गया कि टैक्स का रेट कंपनी पे 40% का अप्लाई होता है। टैक्स का रेट अप्लाई होगा 40%। किसका 40%?
11 लाख का 40% 4,40,000, और सेकंड ऑप्शन में 13,80,000 का 40% 5,52,000, 5,52,000। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो पहुंच जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। 11 लाख में से माइनस कर दिया 4,40,000, पहुंच गए 6,60,000 पे, और 13,80,000 में से माइनस कर दिया 5,52,000, तो पहुंच गए 8,28,000 पे। ईबीटी में ईएटी में से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, बट पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं प्रेफरेंस दिखाई नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं तो दिखेगा कहां से। तो इसका मतलब यही आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, और इसी को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। यहां पे आपके सामने एक डाउट आ सकता है, आपके माइंड में एक डाउट यहां पे अराइज हो सकता है। वो डाउट क्या है? वो डाउट ये अराइज हो सकता है आपका, सर आपने ईबीआईटी भी प्रेजेंट और प्रपोज लिखा, इंटरेस्ट भी प्रेजेंट और प्रपोज लिखा, तो आपने टैक्स प्रेजेंट और प्रपोज्ड क्यों नहीं लिखा? एक्चुअल में टैक्स की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होती। टैक्स की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होती। ये नहीं है कि इतना टैक्स तो होगा ही होगा, चाहे मैं रेज करूं ना करूं। नहीं रेज करोगे नो डाउट 12 लाख का ईबीटी होगा तो 480 का टैक्स होगा, लेकिन टैक्स का रेट 40% अप्लाई होता है ईबीटी पे। ईबीटी पे जब मैंने ईबीआईटी 1280 ले लिया, इंटरेस्ट भी 80,000 ले लिया, तो 1280 में से 80,000 जो माइनस किया, ये जो 12 लाख रुपए की फिगर थी वो कहीं ना कहीं मैं इस ईबीटी में कंसीडर कर चुका हूं। तो सर 12 लाख जब आपने ईबीटी में कंसीडर किया तो ये 11 लाख कैसे हो गया? इंटरेस्ट पे करने की वजह से ये 11 लाख हो गया। तो कभी भी टैक्स जो है वो प्रेजेंट वाला एज इट इज पिक नहीं करना। हाँ, टैक्स का प्रेजेंट वाला टैक्स रेट आपको एज इट इज अप्लाई करना है, ध्यान देना इस चीज पे। ठीक है, ईएटी को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। सर प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट की बात करते हैं। कंपनी ने पहले से ही 20 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए हुए 10 रुपए वाले, 2 लाख शेयर्स तो ही हैं। इसका मतलब चाहे आप फंड कहीं से भी लेकर आओ, 2 लाख शेयर तो कंपनी पहले से ही इश्यू करके बैठी है। हाँ, ऑप्शन 1 अडॉप्ट करोगे डिबेंचर का, कोई नया शेयर इश्यू नहीं करना। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे सेकंड ऑप्शन के हिसाब से, तो 20 लाख रुपए के शेयर इश्यू करोगे, 20 लाख रुपए के शेयर इश्यू करोगे, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, 30 रुपए का होगा प्रीमियम, तो एक शेयर इश्यू होगा 10 + 30 40 रुपीज में। 20 लाख रुपए के शेयर इश्यू करोगे, एक शेयर इश्यू होगा, एक जीरो ज्यादा हो गया, बीस लाख के शेयर इश्यू करोगे, 10 रुपए फेस वैल्यू और 30 रुपए का प्रीमियम, तो एक शेयर 40 रुपए का। तो 2 लाख शेयर पहले से थे, 20 लाख डिवाइड बाई 40, 50,000 शेयर और इश्यू करोगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2,50,000। व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर? 6,60,000 रुपए, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, इट विल बी 3.3, और 8,28,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000, दैट विल बी 3.312। क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर ज्यादा कौन सा है? सेकंड ऑप्शन वाला ज्यादा है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन 2 जो है इक्विटी शेयर का जो ऑप्शन है वो हमें प्रेफर करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। कारण क्या है? ड्यू टू हाईएस्ट ईपीएस। सर नहीं, आप भूल गए। क्या भूल गया बेटा? इस क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन था और आपने कहा था पीई रेशियो के केस में
ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन नहीं देते। यस यस, बिल्कुल ठीक, मैं भूल गया इस बात को कि सर डिसीजन ईपीएस के बेसिस पे नहीं देना जब जब क्वेश्चन में आपके पास पीई रेशियो गिवन हो। सर मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? जब ईपीएस को मल्टीप्लाई करोगे पीई रेशियो से। एज पर क्वेश्चन अगर आप डिबेंचर इश्यू करोगे तो पीई 12 होगा, इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो 14 होगा। तो हेयर इट विल बी 12 और यहां पे ही होगा 14। मल्टीप्लाई करते ही आपको पता चलेगा मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसके बेसिस पे हमें फाइनल डिसीजन लेना है। इसके बेसिस पे हमें फाइनल डिसीजन लेना है। कितना? 3.3 इंटू 12, क्या आ जाएगा आपका 39.6। क्या आ जाएगा आपका 39.6। कर्सर नहीं दिखाई दे रहा, की वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। और नेक्स्ट आएगा 3.312 मल्टीप्लाई बाई 14, 46.368, 46.368। तो सिंपल ये ज्यादा है 46.368, तो इसका मतलब हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है? हमें यहाँ पे इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो नो डाउट आपका ईपीएस के बेसिस पे भी सिलेक्शन हो रहा था इक्विटी और मार्केट प्राइस के बेसिस पे भी इक्विटी, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें चलना है। जब जब क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन हो तो हमें मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे ही डिसीजन यहाँ पे देना है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें प्रेजेंट डेटा भी कुछ गिवन है और कुछ एक्सपेंशन का डेटा गिवन है, तो हमें उनको मिक्सअप करके ईपीएस और मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3 और इसको आप कॉपी कर लीजिए।
आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से लेकर हमें ईपीएस तक का सफर कवर करना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि जब जब कंपनी को फंड की जरूरत होती है तो कंपनी उस ऑप्शन को अडॉप्ट करती है फंड रेजिंग के लिए जहां पे ईपीएस या मार्केट प्राइस पर शेयर हाईएस्ट देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो ना गिवन हो तो हम अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे ही डिसीजन देते हैं। हमारे सामने कई ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से बेस्ट हमें सिलेक्ट करना है। हेल्प किसकी लेनी है? जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम लीवरेजेस के चैप्टर में अप्लाई होता था उसी की हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है। सेम स्टेटमेंट चलेगा। हाँ, क्वेश्चन दिखने में अलग है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी अलग है। और जब जब क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो हो तो हमें मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है और हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे डिसीजन देना है। मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाई पीई रेशियो। कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं था, केवल और केवल एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन न्यू है जिसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम अप्लाई करके यहाँ पे डिसीजन दे रहे हैं। अगर मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी मार्केट प्राइस पर शेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 2010 में पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप एज ए होमवर्क नेक्स्ट टाइम घर से ट्राई करके आएंगे। बाकी हम यहाँ पे डिस्कस एक बार जरूर कर लेंगे आने के बाद। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।